हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट सेकंड, जो कि है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आप सभी लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखी होगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का चैप्टर। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू करने से पहले उसका सिलेबस देख लेते हैं हम। रिसर्च एप्टीट्यूड में है हमारा सबसे पहले रिसर्च की मीनिंग, कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके टाइप्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च है, फिर आपके पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की अप्रोच है। ठीक है, सेकंड टॉपिक में है आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। कितने मेथड्स दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, ऐसे करके कुछ मेथड्स ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं आपको कि रिसर्च कितने मेथड्स की होती है, कितने तरीकों की होती है। ठीक है, इनको भी हम करके एक एक डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक में दिया हुआ है आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च के टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। हम 1 बाय 1 सभी स्टेप्स को एक एक करके अच्छे से डिटेल में देखेंगे, लेकिन स्टेप्स के टोटल रिसर्च के टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक दिया हुआ है आपका थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, कि आप जो रिसर्च में जो रिपोर्ट बनाओगे लास्ट में, उसमें आप किस तरीके से लिखोगे, उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग के बारे में हम देखेंगे। एमएलए स्टाइल होनी चाहिए, एपीए स्टाइल होनी चाहिए, कौन सी स्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, यानी कि रिसर्च में आईसीटी का यानी कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। ठीक है, कौन से स्टेज में हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं रिसर्च के अंदर, इन सभी को भी हम देखेंगे। और फिर लास्ट में है हमारा रिसर्च के एथिक्स, यानी कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे नैतिक तत्व हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, टोटल 12 या 13 एथिक्स हैं जिनको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हिंदी में भी है सिलेबस शोध अभिवृत्ति, आपका सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे शोध का अर्थ, उसका प्रकार और उसकी विशेषताएं। विशेषताएं जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल 12 विशेषताएं हैं, इसकी 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन विशेषताओं से। ठीक है, फिर है आपका प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। फिर है आपका शोध की पद्धतियां, यानी कि मेथड्स ऑफ रिसर्च, प्रयोगात्मक है, विवरणात्मक है, ऐतिहासिक है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक रिसर्च के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर है शोध के चरण, मैंने बताया रिसर्च के टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उनको हम एक एक करके सभी को देखेंगे। फिर है शोध प्रबंधन एवं उल्लेख लेखन, जिसमें हम फॉर्मेट और संदर्भ की शैली देखेंगे। फिर शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, कि हम कैसे आईसीटी का यूज करते हैं शोध के अंदर, रिसर्च के अंदर। और फिर लास्ट में आपकी शोध की नैतिकता। ठीक है, तो ये सब कुछ है हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस पूरा। हम धीरे धीरे करके, जैसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट किया है, वैसे ही हम रिसर्च एप्टीट्यूड भी अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए सभी चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए हमको रिसर्च का मतलब समझना होगा, यानी कि शोध का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हमको रिसर्च का मतलब समझना होगा, कि जब तक हमको मतलब ही नहीं पता होगा किसी चीज का, तो हम उसके बारे में आगे पढ़ कैसे पाएंगे, है ना। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रिसर्च शब्द में 2 शब्द शामिल है, री और सर्च। ठीक है, द टर्म रिसर्च इंक्लूड्स 2 वर्ड्स, स्पेसिफिकली री एंड सर्च। अब सामान्यतः री पुनः को सूचित करता है और सर्च खोज को दर्शाता है। ठीक है, कि री सिग्निफाइज अगेन एंड सर्च सिग्निफाइज टू डिस्कवर। अब मतलब क्या है रिसर्च का। रिसर्च जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से 2 शब्द, री और सर्च। ठीक है, री का मतलब क्या होता है, पुनः, यानी कि किसी चीज को वापस से करना। ठीक है, और सर्च का मतलब क्या है, किसी चीज की खोज करना, किसी चीज की डिस्कवरी करना। अब हम दोनों ही शब्दों को वापस जोड़ते हैं तो क्या मतलब निकला इसका, री और सर्च, यानी कि पुनः खोज करना, यानी कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है, उसकी वापस से खोज करना, उसके बारे में वापस से जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि जो चीज ऑलरेडी है हमारे पास में, अब उसके बारे में हम वापस से क्यों खोज करेंगे, वो तो ऑलरेडी है हमारे पास में। ठीक है, अब उसके बारे में हम इसलिए खोज करेंगे क्योंकि जब हमको किसी चीज के बारे में नई नई जानकारी ढूंढनी होती है, ठीक है, नई नई हमको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है किसी चीज के बारे में, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए रिसर्च करते हैं। तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के बारे में अगर हमको नई जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा, यानी कि उसकी पुनः खोज करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल है फोन का। ठीक है, तो फोन में नए नए मॉड्यूल्स आते हैं,
नए नए वैरायटीज आती है, ठीक है। तो वो कैसे हमको पता चलता है, वो हमको रिसर्च करते हैं। हम पहले कैसे रिसर्च करते हैं, पहले कीपैड्स आते थे, ठीक है, फिर हमने उन पे बहुत रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद में फिर स्मार्टफोन्स आने लगे, ठीक है। अब स्मार्टफोन में भी इतनी ज्यादा वैरायटीज आने लगी है, तो वो नए नए कैसे फोन के मॉडल्स आते हैं, पहले रिसर्च होती है भाई, जो फीचर्स पुराने फोन में हैं उसके अंदर नए फीचर्स को और एड ऑन करके फिर एक नया मॉडल निकाला जाता है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, पहले पुराने फोन की रिसर्च करते हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर नई जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले पुराने फोन की रिसर्च करेंगे, और फिर जानकारी जब उनको मिल गई कि भाई इस मॉडल में इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतना बैटरी का स्टोरेज है, तो वो नए जब फोन बनाएंगे, नया मॉडल बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, वो उससे ज्यादा चीजें ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम रिसर्च क्यों करते हैं, जब हमको किसी भी चीज के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, यानी कि शोध करते हैं, ठीक है। मतलब समझ में आएगा रिसर्च का क्या होता है, किसी चीज की वापस से जानकारी प्राप्त करना, किसी चीज की पुनः खोज करना, जिसको क्या कहते हैं, शोध कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा जो है शोध के उद्देश्य, यानी कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब शोध के उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे पहला है आपका इन्वेस्टिगेटिंग सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है कि कोई सिचुएशन यानी कि कोई प्रॉब्लम या फिर कोई समस्या जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कुछ मौजूदा स्थिति या फिर समस्या की जांच करना। कोई हमारे पास में एक समस्या है, ठीक है, अब हम किसी चीज के बारे में खोज कब करेंगे, जब हमको कोई समस्या दिखेगी उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मैंने फोन का एग्जांपल लिया था, तो हमको जब नया फोन बनाना है, नया मॉडल वाला फोन बनाना है, तो इसीलिए तो हम पुराने फोन के बारे में सर्च करेंगे, पुराने फोन की रिसर्च करेंगे, ठीक है। जब हमको कुछ नई चीज की खोज ही नहीं करनी है, हमारी कोई समस्या ही नहीं है उस चीज से रिलेटेड, तो फिर हम शोध क्यों करेंगे, रिसर्च क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या बोला है कि जहां पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, जहां पे कोई भी समस्या होती है, तो समस्या के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस समस्या के बारे में जांच करने के लिए कि समस्या कहां पे आ रही है। अब फोन में समस्या आ रही है कि इस फोन के अंदर जो स्टोरेज है वो कम है, ठीक है, कैमरा जो है वो कम मेगापिक्सल का है, तो फोटोज जो है वो अच्छी नहीं आ रही है, तो ये हमारी समस्या है, ठीक है। अब इसको समाधान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ नया ऐसा फोन बनाना है जिसके अंदर ज्यादा अच्छी फोटोज आए, ज्यादा अच्छा मेगापिक्सल का कैमरा हो, स्टोरेज जो है, बैटरी जो है वो उसमें ज्यादा हो, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्टोर कर सके। तो ये हमारी समस्या आ रही है कि भाई ये सब चीजें जो है वो फोन के अंदर कमी है फोन के अंदर इन सब चीजों की। तो जब हमारे पास में कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, और हमको समस्या के बारे में जांच करनी होती है, उस समस्या के बारे में हमको इन्वेस्टिगेट करना होता है, तब हम यूज करते हैं किसका, रिसर्च का, शोध का, ठीक है। सेकेंड टॉपिक बोला है आपका, सेकेंड पॉइंट बोला है बिल्ड और मेक अनदर मेथड और फ्रेमवर्क, यानी कि दूसरी विधि या फिर रूपरेखा बनाना, ठीक है। अब दूसरी विधि से क्या मतलब है, कोई चीज, कोई एक विधि, एक मेथड आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन आपको ये खोज करनी है कि सिर्फ ये एक ही तरीका नहीं होना चाहिए इस चीज को करने के लिए, कोई 2-3 अलग अलग तरीके होने चाहिए इस चीज को करने के लिए। तो आपको जब नई विधि की खोज करनी है, नए तरीकों की खोज करनी है, तब भी आप रिसर्च का यूज करोगे, ठीक है। कैसे करोगे, अब मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, काफी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। किसी तरीके में हम 2-3 स्टेप्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, किसी तरीके में तो हमको ज्यादा स्टेप्स लगते हैं, हमको प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। किसी स्टेप में हमको मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है। सेम क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके हमको कैसे पता चले, जब हमने उस क्वेश्चन के बारे में पहले खोज करी, ठीक है, उसकी कोई थ्योरीज दी हुई होगी, हमने उन थ्योरीज को पढ़ा, फिर हमने देखा कि कितने तरीकों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको पता चला कि अभी तक तो सिर्फ एक ही तरीका है जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने और खोज करी, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करी, और फिर उससे हमने ये निकाला कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 3-4 तरीके और हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी सारे तरीके होते हैं, तो वैसे ही अगर हमको रिसर्च में किसी भी चीज को करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका नहीं चाहिए, और ज्यादा तरीके चाहिए जिसके थ्रू हम एक ही चीज को आसानी से कर सकें, ठीक है। तो हम किसका यूज करते हैं, रिसर्च का यूज करते हैं, आपकी शोध का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोला है आपका जनरेट न्यू नॉलेज, यानी कि नया ज्ञान उत्पन्न करना। अब किसी चीज के बारे में हमको नया ज्ञान उत्पन्न करना है, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, रिसर्च का प्रयोग करेंगे, यानी कि शोध का प्रयोग करेंगे। अब नया ज्ञान कैसे, पहले हमारे पास में फोन नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने कुछ ऐसे डिवाइस बनाए जिसके थ्रू हम इजीली, चाहे दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हैं, हम आसानी से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने क्या डिवाइस बनाया, फोन बनाया।
अब फोन हमने कैसे बनाया, कि हमको कोई रात को क्या सपना आया और सुबह उठ के हमने फोन बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था ना। हमने क्या किया, पहले उस चीज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, ठीक है, अलग अलग चीजों से, अलग अलग जगह से हमने ये खोज के निकाला कि भाई ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसके थ्रू हम दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हो हम आसानी से फोन पे बात कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। हमने उस चीज के बारे में क्या किया, रिसर्च करी, और फिर रिसर्च करने के बाद में हमने एक डिवाइस जो है वो इन्वेंट किया जिसका नाम है फोन, ठीक है। अब फोन में भी पहले कीबोर्ड आपके है ना, कीपैड वाले फोन चलते थे, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने क्या करी, वापस से रिसर्च करी। वापस से रिसर्च क्यों करी, अब हमको कुछ नया मॉडल चाहिए था, कुछ अच्छा वर्जन चाहिए था फोन के अंदर, ठीक है। तो हमने कुछ अलग खोज करी और फिर कीपैड की जगह अब हमने स्मार्टफोन्स निकाले, ठीक है। तो जब हमको किसी नई चीज की खोज करनी होती है तब भी हम किसका यूज करते हैं, रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज, यानी कि अधिक सामान्य मुद्दों का अन्वेषण और विश्लेषण करना। कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सल्यूशन अगर हमको निकालना है, किसी भी समस्या का अगर हमको समाधान निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट भी आपको यही बोल रहा है, ऑफर्स अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम है, मैंने फोन का एग्जांपल दिया था ना कि भाई एक फोन है जिसके अंदर कम स्टोरेज है, फोटोज भी अच्छी नहीं आती है, कैमरा जो है वो कम मेगापिक्सल का है, ठीक है। तो ये हमारी समस्या है कि हमारी जो फोटोज है वो अच्छी नहीं आ रही है, स्टोरेज जो है वो कम है, ठीक है। तो हमको किसी समस्या के बारे में अगर है ना उसका सोल्यूशन निकालना होता है, समस्या का समाधान निकालना होता है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, रिसर्च का यूज करते हैं, यानी कि शोध का यूज करते हैं। और लास्ट बोला है आपका रिव्यू एंड सिंथेसिस द एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि मौजूदा ज्ञान की समीक्षा और संश्लेषण करना। यानी कि कोई ज्ञान जो है वो मौजूदा है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर हमको कुछ नई चीजें ऐड ऑन करनी है, कुछ नई जानकारी मिलानी है और कुछ एक अच्छा नया वर्जन बनाना है, तब भी हम किसका यूज करेंगे, रिसर्च का यूज करेंगे। जैसे कि फोन का ही एग्जांपल ले लो वापस से, पहले कीपैड आया था, ठीक है, उसके अंदर हमने फिर वापस से रिसर्च करी और फिर फोन का ही एक नया वर्जन निकाला। फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ठीक है, लेकिन उस मौजूदा ज्ञान के अंदर हमने क्या करा, और ज्ञान की प्राप्ति करी, दोनों ज्ञान को मिलाया और फिर एक नया वर्जन, एक अच्छा वर्जन निकाला जो कि हमने स्मार्टफोन निकाला, ठीक है। तो कोई मौजूदा ज्ञान है उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिसर्च के थ्रू नई नॉलेज को ऐड करते हैं और उससे फिर हम कोई एक नया वर्जन, कोई एक नई चीज बना के निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको किसकी यूज होती है, हमको रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी 6 है आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शोध के उद्देश्य, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अब अगला टॉपिक है आपका रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसर्च के टोटल 12 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि अनुसंधान की विशेषताएं। टोटल 12 विशेषताएं हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल इन विशेषताओं से, ठीक है। तो आपको सारी विशेषताएं जो है वो मुंह ज़बानी रट लेनी है, ठीक है। हम एक एक करके सभी को डिटेल में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली है आपकी ऑब्जेक्टिविटी, फिर है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, एम्पिरिकल रिसर्च, सिस्टमैटिक रिसर्च, कंट्रोल फैक्टर्स, साइक्लिकल, लॉजिकल एंड एप्लीकेबल, ठीक है। ये 12 आपकी होती है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि निष्पक्षतावाद, विश्वसनीयता, वैधता, शुद्धता, साख, सामान्यीकरण, अनुभविक अनुसंधान, व्यवस्थित, नियंत्रित कारक, चक्रीय, तार्किक और अनुकरणीय, ठीक है। ये 12 आपकी अनुसंधान की विशेषताएं हैं। अब एक एक करके अच्छे से सबको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली है आपकी ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, इट मीन्स रिसर्च विद नो इंक्लिनेशन। Scientists, as a rule, avoid the potential risk that outcomes are not influenced by their own quality, conduct, and frame of mind. They critically examine the research methods to avoid any biases. Biases का मतलब क्या होता है, जो कि हम भेदभाव करते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये बोला है रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि आपकी रिसर्च जो है वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस होनी चाहिए, यानी कि बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। इसका क्या मतलब है, आप जब इन फ्यूचर में आप जब पीएचडी करोगे तो उसमें जो भी आप रिसर्च करोगे, है ना, तो आपकी रिसर्च, आपका जो अनुसंधान है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी पक्षपात ना हो, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो वो एकदम साइंटिफिक तरीके से करोगे, किसी भी तरीके का पक्षपात यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए आपकी रिसर्च में। अब पक्षपात और भेदभाव का क्या मतलब है, एग्जाम्पल देती हूँ। अगर सपोज मुझे स्टडी करनी है कि है ना लड़कों की और लड़कियों के जो क्या बोलते हैं, लड़कों और लड़कियों के बारे में अगर मुझे स्टडी करनी है कि सब लड़के और लड़कियों में से सबसे ज्यादा मैच्योर कौन होता है, ठीक है, जल्दी से मैच्योर कौन हो जाता है, लड़के ज्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं या फिर लड़कियां ज्यादा जल्दी मैच्योर होती है, ठीक है। मुझे इस चीज के बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है।
तो अब क्योंकि एक लड़की होने के नाते मुझे ये नहीं बोलना है अपनी रिसर्च में कि हाँ लड़कियां जो है वो ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है, लड़कों को टाइम लगता है। ठीक है, मुझे हो सकता है कि ये सही रिजल्ट हो, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहले मेरे को क्या करना होगा, उस रिसर्च को पहले प्रूव करना होगा। ठीक है, जो मैंने रिसर्च का टॉपिक सोचा है पहले उस टॉपिक को मेरे को प्रूव करना होगा। प्रूव करने के बाद में हो सकता है कि ये जवाब निकले कि हाँ लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, समझदार हो जाती है। ठीक है, लेकिन बिना प्रूव करे मेरे को अपनी बात जो है वो नहीं लिखनी है रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी का यही मतलब है कि आप जो भी कुछ करोगे अपनी रिसर्च के अंदर वो एक साइंटिफिक फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, साइंटिफिक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी पे भी बायस होके, किसी पे भी पक्षपात करके, किसी भी सोर्स से आप पक्षपात करके अपनी रिसर्च के अंदर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको अपनी रिसर्च के अंदर भेदभाव या फिर पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। आपकी रिसर्च जो है वो भेदभाव रहित होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में बोला है कंसिस्टेंसी, ट्रस्टवर्दी, सेम रिजल्ट यूजिंग मेथड्स इन द रिसर्च। अब रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी दो तरीके होते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब है आपकी दृढ़ता। ठीक है, अब रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी दो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रिलायबिलिटी को देखते हैं, रेप्लिकेबिलिटी बाद में आएगा। ठीक है, तो रिलायबिलिटी है आपकी कंसिस्टेंसी या फिर ट्रस्टवर्दी। आपकी रिसर्च जो है वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। आपकी रिसर्च जो है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, मतलब विश्वसनीय होनी चाहिए। अब विश्वसनीय कैसे होगी? रिलायबिलिटी का मतलब होता है सेम रिजल्ट यूजिंग सेम मेथड्स इन द रिसर्च। मतलब क्या बोला है कि आपने कोई रिसर्च करी, ठीक है, सपोज मैंने कोई रिसर्च करी, अब मेरी रिसर्च में जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, जो भी रिजल्ट आया मैंने या फिर किसी और ने दोबारा से वो सेम रिसर्च करी, सेम तरीकों का यूज करके। ठीक है, और लास्ट में जो रिजल्ट आया है वो भी सेम वही आया है जो पहले मेरा आया था। ठीक है, तब तो ये माना जाएगा कि ये रिसर्च जो है वो रिलायबल है, यानी कि ये रिसर्च जो है वो ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है। भाई जो रिसर्च मैंने ऑलरेडी कर दी है उस सेम रिसर्च को अगर मैं वापस कर रही हूँ और दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब तो मेरी रिसर्च जो है वो सही है ना। मैंने रिसर्च करी कि लड़के और लड़कियों में से लड़कियां जो है वो ज्यादा जल्दी समझदार हो जाती है, ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है। ठीक है, और पूरी रिसर्च करने के बाद में मेरा ये रिजल्ट निकलता है कि हाँ लड़कियां जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है। ठीक है, अब मैंने ये रिसर्च करी और मैंने ये रिजल्ट निकाला कि लड़कियां जो है वो ज्यादा जल्दी मैच्योर होती है, लड़कों को मैच्योर होने में टाइम लगता है। अब किसी और ने मेरी रिसर्च को क्या किया, वापस से चेक किया, जिन तरीकों का यूज करके मैंने मेरी रिसर्च करी थी, सेम मेथड्स का यूज करके किसी और ने भी मेरी वाली जो रिसर्च थी उस रिसर्च को सेम तरीकों का यूज करके वापस से चेक करने की कोशिश करी। ठीक है, और वो सेम रिसर्च जब उसने वापस से करी तो उसने ये देखा कि हाँ वापस से सेम ही रिजल्ट आ रहा है कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो मैंने रिसर्च करी थी वो रिसर्च सही करी थी, वो रिसर्च जो थी वो विश्वसनीय थी, वो ट्रस्टवर्दी थी। ठीक है, तो आपकी रिसर्च जो है वो ट्रस्टवर्दी, वो विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि रिलायबिलिटी जो है वो आपकी रिसर्च में होनी चाहिए। ठीक है, अगली है आपकी वैधता यानी कि वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या होती है? यू डू वॉट यू आर सपोज टू डू, कि आपको अपनी रिसर्च में सिर्फ वही करना है जो आप करना चाहते हो। ठीक है, नो नॉइस शुड बी देयर। नॉइस का मतलब है अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब ये सब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वैलिडिटी यानी कि वैधता का मतलब है आपकी रिसर्च जो है वो वैध होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शोध में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, शोध उपकरणों, परीक्षणों आदि की सटीकता के लिए है। इसी तरह यथार्थता के विचारों को वार्तालाप, आरंभ वाक्य जिसके लिए हमें प्रारंभ से पैमाना प्रस्तावित किया था, क्या हम अनुमान लगा रहे हैं या ये निर्धारित करने के लिए तैयार हैं, क्या सुझाव देकर समझा जा सकता है। ठीक है, अब वैधता के 6 अलग अलग भाग है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले मैं क्या लिखा था ये सब कुछ समझा देती हूँ। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप जो करना चाहते हो अपनी रिसर्च में आप सिर्फ वही करोगे। सपोज मैं ये देखना चाहती हूँ कि बॉयज और गर्ल्स की जो फिजिकल ग्रोथ है वो कैसे होती है। ठीक है, तो मुझे बॉयज की और गर्ल्स की फिजिकल ग्रोथ के बारे में देखना है। तो अब मेरे को अपनी रिसर्च में ऐसी चीजों का यूज करना होगा जो लड़के और लड़कियों की फिजिकल ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, उनके शारीरिक विकास के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ना कि मैं कुछ ऐसी चीजें करूंगी जो उनकी मेंटल विकास के बारे में बता रहे हैं, जो उनके फिजिकल विकास से अलग होकर बता रहे हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ फिजिकल विकास देखना है, उनका शारीरिक विकास देखना है।
तो मैं सिर्फ शारीरिक विकास पे ही फोकस रह के अपनी रिसर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास पे ही करूंगी, तभी मेरी रिसर्च जो है वो वैध होगी। ठीक है, तो तभी मेरी रिसर्च में वैलिडिटी होगी। तो वैलिडिटी का मतलब है वैधता, यानी कि आप जो करना चाहते हो अपनी रिसर्च में, सिर्फ आप वही चीजों को रिसर्च में करने के लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि नो नॉइज शुड बी देयर। अब नॉइज का मतलब क्या है? अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो जानकारी आपकी रिसर्च से संबंधित ही नहीं है, आप उसको रिसर्च में नहीं लिखोगे। ठीक है, अब मेरे को करना है कि बॉयज और गर्ल्स की फिजिकल ग्रोथ के बारे में मेरे को जांच करनी है। ठीक है, उनके बारे में मेरे को रिसर्च करनी है, तो मैं बच्चों की सोशल ग्रोथ के बारे में जान के क्या करूंगी, या फिर उनकी मेंटल ग्रोथ के बारे में जान के क्या करूंगी। ठीक है, तो जब मेरा मेंटल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ जब मेरा रिसर्च का टॉपिक ही नहीं है, तो मैं उसको रिसर्च में भी क्यों लिखूंगी। ठीक है, तो जो चीज मेरे को करनी है मैं सिर्फ वही चीज करूंगी अपनी रिसर्च के अंदर, तभी मेरी रिसर्च जो है वो वैलिड होगी। ठीक है, ये है आपकी रिसर्च की वैलिडिटी। अब रिसर्च की वैलिडिटी के आपके 6 टाइप्स होते हैं, यानी कि वैलिडिटी के आपके 6 अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं। अब वो 6 टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला है आपकी फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या कहती है? लुक लाइक व्हाट यू आर क्लेमिंग टू मेजर। ठीक है, अब वैलिडिटी में मैंने क्या बताया? आपको जो करना है आप सिर्फ वही करोगे अपनी रिसर्च के अंदर। ठीक है, अब वैलिडिटी के अंदर पहला टॉपिक है आपका, पहला टाइप है आपका फेस वैलिडिटी, जो ये कहता है कि आप अपनी रिसर्च में जो कर रहे हो ना, वो वही दर्शाए जो आप करना चाहते हो। मतलब क्या है? मेरे को देखना है कि बॉयज और गर्ल्स की फिजिकल ग्रोथ के बारे में रिसर्च करनी है। ठीक है, लड़के और लड़कियों के शारीरिक विकास के बारे में मेरे को रिसर्च करनी है। ठीक है, तो अब मैं रिसर्च के बारे में क्या करूंगी? अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी, अलग अलग जगह से मैं खोज करने की कोशिश करूंगी, इंफॉर्मेशन की जानकारी मैं प्राप्त करने की कोशिश करूंगी अलग अलग जगह से। ठीक है, तो अब मैं जो भी जानकारी प्राप्त करूंगी ना, वो जानकारी जो है वो मेरी लड़के और लड़कियों की शारीरिक विकास से संबंधित ही होनी चाहिए। ठीक है, यही है आपका फेस वैलिडिटी, यानी कि आप जो कर रहे हो अपनी रिसर्च में, जो आप करना चाहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसी को ही दर्शाएगा। अगर सपोज मेरे को लड़के और लड़कियों की फिजिकल ग्रोथ के बारे में देखना है, उनका शारीरिक विकास के बारे में देखना है, तो मैं किसी के पास में जाऊंगी। ठीक है, मैं लड़कों के पास में जाऊंगी, उनकी शारीरिक विकास से संबंधित उनसे कुछ सवाल पूछूंगी। फिर मैं लड़कियों के पास में जाऊंगी, उनसे कुछ सवाल पूछूंगी। ठीक है, तो मेरे सवाल जो हैं वो मेरी जो रिसर्च का टॉपिक है, जो मैं शारीरिक विकास पे जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, उससे संबंधित ही मेरे सवाल होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि मेरे को रिसर्च तो करनी है शारीरिक विकास पे, लेकिन मैं सवाल पूछ रही हूँ आपके मानसिक विकास से रिलेटेड या फिर आपके सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस पे मेरे को रिसर्च करनी है उसी से संबंधित चीजें भी मैं करूंगी। ठीक है, तो वही है आपका फेस वैलिडिटी। अगला है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब क्या है? वैधता का निर्माण। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या कहती है? प्लानिंग शुड बी करेक्ट। ठीक है, कि आपको जिस टॉपिक पर रिसर्च करनी है उसकी आप पहले प्लानिंग करोगे। अब बिना प्लानिंग करे तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हो ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उसका प्लान बनाना पड़ेगा। तो आप जो प्लान बनाओगे वो प्लान भी आपका एकदम सटीक होना चाहिए। जो आप करना चाहते हो अपनी रिसर्च के अंदर, वो सारी बातें आपकी उस प्लान के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, टेस्ट शुड हैव एवरीथिंग टू मेजर द क्राइटेरिया यू आर लुकिंग फॉर। मतलब आपको जो भी रिसर्च करनी है उससे संबंधित सभी चीजें आपकी प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देके बताती हूँ इसको। मेरे को ये रिसर्च करनी है, मेरे को टीचिंग एप्टीट्यूड के किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है। ठीक है, या फिर मेरे को ये देखना है कि बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड कितना अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हो चुकी है, तो मेरे को ये जांच करनी है कि बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड कितना अच्छे से समझ में आया है। तो ये जांच करने से पहले मैं क्या करूंगी? प्लानिंग करूंगी। ठीक है, अब प्लानिंग किस बारे में करूंगी? कि मैं बच्चों का टेस्ट कैसे लूं, कि मेरे को ये पता चले कि उनको टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में आया है या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? पहले मैं प्लानिंग करूंगी। अब प्लानिंग में मैं देखूंगी कि मैं बच्चों से सवाल पूछूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के मतलब को लेकर, कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उससे रिलेटेड मैं बच्चों से सवाल पूछूंगी। ठीक है, फिर मैंने बच्चों को बताया था कि है ना अडल्ट एंड एडोलसेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड मैं सवाल पूछूंगी बच्चों से, है ना। लेकिन मैंने इवेल्युएशन सिस्टम भी आपको पढ़ाया है, मूल्यांकन जो सिस्टम बताया था मैंने आपको, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं मूल्यांकन वाला जो पार्ट है उसको ऐड करना भूल गई अपनी प्लानिंग के अंदर। तो ये मेरी जो रिसर्च होगी वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं होगी ऐसी रिसर्च के अंदर। क्यों नहीं होगी?
क्योंकि मैं क्या करना चाहती थी, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आपका टेस्ट लेना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर जो मैंने प्लानिंग करी है उसमें मैं एक टॉपिक तो भूल ही गई। जो मूल्यांकन वाला टॉपिक था वो भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, तो मेरे को टीचिंग एप्टीट्यूड में जितनी भी चीजें हैं सभी चीजों को लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि इवैल्यूएशन का पार्ट, मूल्यांकन का जो भाग है वो भूल चुकी हूँ, तो ये रिसर्च, मेरी ऐसी रिसर्च जो है वो आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं होगी ऐसी रिसर्च के अंदर। मतलब क्या कहना चाहती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कि आपकी रिसर्च जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में आप पहले प्लानिंग करोगे, ठीक है। तो उस प्लानिंग के अंदर वो सभी चीजें होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है। तो मेरे को अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पर रिसर्च करनी है, मेरे को ये जांच करनी है कि बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है, मेरे को ये जांच करनी है। तो मेरी पहले क्या होगी, प्लानिंग होगी। अब प्लानिंग के अंदर मैं क्या करूंगी, उन सभी चीजों का यूज करूंगी, उन सभी मेथड्स, जिन भी तरीकों को मैंने आपको पढ़ाया है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है टीचिंग एप्टीट्यूड में, उन सभी को ऐड करूंगी अपनी प्लानिंग के अंदर, और फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है। तो टेस्ट लेने से पहले मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो प्लानिंग के अंदर मैं सभी चीजों को बताऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो भी मैंने आपको पढ़ाई थी। अगर एक चीज भी मैंने मिस कर दी तो फिर वो मेरी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में वही होना चाहिए जो कि आप रिसर्च में करना चाहते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फेस वैलिडिटी में मैंने क्या बताया था कि आप जो अपनी रिसर्च में करना चाहते हो और जो कर रहे हो वो दोनों जो है वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। अब रिसर्च को करने से पहले आप प्लानिंग करोगे, तो जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो वो और आपकी जो प्लानिंग है वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप अपनी रिसर्च में करना चाहते हो वो सभी बातें आप अपनी प्लानिंग के अंदर पहले बताओगे, तब होगी आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि आपकी वैधता का निर्माण, ठीक है। अगली है आपकी कंटेंट वैलिडिटी, यानी कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन एज पर प्लानिंग। अब मैंने है ना पहली वाली वैलिडिटी में क्या बताया था आपको कि आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे अच्छे से, यानी कि वैधता का निर्माण में मैंने आपको क्या बताया था, आप पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, उसकी रचना करोगे, ठीक है। जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो उसके बारे में आप पहले प्लानिंग करोगे, ठीक है। अब कंटेंट वैलिडिटी में क्या है, जो आपने प्लानिंग करी है वैधता का निर्माण वाले टॉपिक में, उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करोगे, अब लागू करोगे कंटेंट वैलिडिटी के अंदर, ठीक है। यानी कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या था, आप प्लानिंग आपकी जो है वो एकदम अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी में क्या है, आपका एग्जीक्यूशन अच्छे से होना चाहिए। एग्जीक्यूशन कैसे, अब मैंने प्लानिंग के अंदर मेरे को ये देखना है कि मेरे को बच्चों को ये जांच करनी है कि बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड कितना अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले प्लानिंग करूंगी। अब मैं ये जांच कैसे करूंगी, आपका टेस्ट लेके, ठीक है। तो टेस्ट लेने से पहले मेरे को क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके बारे में, है ना। तो मैं प्लानिंग करूंगी और प्लानिंग में उन सभी चीजों को ऐड करूंगी जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है, ठीक है। मैंने उसमें आपके प्रिंसिपल्स भी ऐड कर लिए, अडल्ट एंड एडोलसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड कर लिए, ठीक है। आपके मैगजीम्स भी ऐड कर लिए, आपको इवैल्यूएशन भी ऐड कर लिया, आपके जितने भी मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ऑनलाइन, ऑफलाइन, मैंने सब कुछ उसमें ऐड कर लिया, ठीक है। लेकिन जब मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है, अब मैंने वो प्लानिंग कर ली पूरी अच्छे से, अब प्लानिंग करने के बाद में मैं आपका टेस्ट लूंगी, यानी कि उस प्लान को मैं क्या करूंगी, फिर एग्जीक्यूट करूंगी, उसको क्या करूंगी, लागू करूंगी, ठीक है। तो अब जब मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, तो टेस्ट लेते टाइम पे मैं आपका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, आपका जो मूल्यांकन का जो सिस्टम है, वो उसका टेस्ट लेना मैं आपका भूल गई, ठीक है। तो ऐसी टाइम पे मेरी जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो नहीं होगी मेरी रिसर्च के अंदर। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने प्लानिंग में जो चीजें लिखी थी, जिन चीजों का मैंने प्रयोग किया था अपनी प्लानिंग को बताने के लिए, रचना के अंदर मैंने जिन चीजों का प्रयोग किया था, एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैंने वो सभी चीजें नहीं करी, मैंने एक चीज छोड़ दी, उसके अंदर एक चीज मैंने मिस कर दी, है ना। तो अगर मैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे किसी टॉपिक को, किसी चीज को मिस कर देती हूँ, तो वो मेरी कंटेंट वैलिडिटी नहीं कहलाती है, ठीक है। यानी कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आप जो करना चाहते हो रिसर्च के अंदर, उससे संबंधित आप जो प्लानिंग करोगे वो सटीक होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी में क्या है, आपने जो प्लानिंग करी है वो सेम प्लानिंग का आप क्या करोगे, एग्जीक्यूशन करोगे एकदम सही तरीके से, तब आपकी होगी कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। अगली है आपकी क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या है, एनीथिंग दैट आई एम यूजिंग इन माय रिसर्च शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि मानदंड वैधता। अब ये मानदंड वैधता क्या बोल रही है
जिन चीजों का भी मैं प्रयोग करूंगी अपनी रिसर्च के अंदर वो एकदम स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, यानी कि एकदम सही, एकदम सटीक होने चाहिए। अब मेरे को अपनी रिसर्च करने के लिए मेजरिंग टेप की जरूरत है, ठीक है, मेजरिंग टेप की मेरे को जरूरत है। अब मेजरिंग टेप में आपने देखा होगा इंच जो है वो कितना होता है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसी मेजरिंग टेप का यूज कर रही हूँ जिसके अंदर 1 इंच इतना बड़ा बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन रियल जो मेजरिंग टेप होती है उसमें 1 इंच इतना बड़ा नहीं होता है। तो अब ऐसी रिसर्च में मेरी क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने जिन चीजों का यूज करा है वो सही नहीं है, वो मैंने गलत चीज का यूज करा है ना। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि अगर हम कोई कपड़ा नापने के लिए जाते हैं तो वो 1 मीटर हम ऐसे करके नापते हैं तो वो इतना बड़ा निकलता है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी रिसर्च के अंदर कुछ ऐसी चीज का प्रयोग कर रही हूँ जो मेरा 1 मीटर सिर्फ इतना ना बताकर सिर्फ इतना सा ही बता रहा है सपोज, ठीक है, तो मतलब वो मैं जो चीज का यूज कर रही हूँ वो चीज गलत है, मेरी सही नहीं है। तो उस चीज को प्रयोग करके मैं जो रिसर्च करूंगी वो भी मेरी सही नहीं बनेगी, यानी कि वो भी मेरी वैध नहीं बनेगी। और कौन सी वैलिडिटी नहीं होगी उसके अंदर क्राइटेरियन वैलिडिटी नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि जिन भी चीजों का मैं यूज करूं अपनी रिसर्च के अंदर वो कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, ठीक है। ये तो सिंपल था, ये तो आई होप आपको आ गया होगा समझ में। मानदंड वैधता, यह वह सीमा है जिस तक लोगों के स्कोर अन्य 4 मानदंड से संबंधित होते हैं जो समान निर्माण को दर्शाते हैं, ठीक है। 5th है आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी। हम अभी तक 4 वैलिडिटी के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन सी वैलिडिटी के बारे में हमने पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था फेस वैलिडिटी, ठीक है। फेस वैलिडिटी के बारे में हमने देखा था कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो भी रिसर्च में हम कर रहे हैं और जो हम करना चाहते हैं एक्चुअली में, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। फिर हमने करा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के जब हमको रिसर्च करनी है तो रिसर्च करने से पहले हमको प्लान बनाना पड़ेगा। तो जो हम करना चाहते हैं हमारी रिसर्च में वो और हमारी प्लानिंग दोनों सटीक होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगली हमने करी थी कंटेंट वैलिडिटी कि जो हमने प्लान बनाया है उसका सही तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया या नहीं किया, वो आती है हमारी कंटेंट वैलिडिटी के अंदर, ठीक है। फिर हमने करी क्राइटेरियन वैलिडिटी कि हम जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं हमारी रिसर्च के अंदर वो जो टूल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, यानी कि एकदम सही होने चाहिए, ठीक है। फिर अगली है हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है सैंपल इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि आपके जो नमूने हैं वो आपकी पूरी पॉपुलेशन के समान होने चाहिए। अब नमूने और पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन है आपकी एंटायर लॉस्ट ऑफ एंटायर आइटम्स दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। इट्स डिफिकल्ट टू डू रिसर्च ऑन द होल पॉपुलेशन। और सैंपल क्या होता है? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब क्या बोला यहाँ पे? अब मेरे को रिसर्च करनी है बॉयज और गर्ल्स की फिजिकल ग्रोथ पे, ठीक है, लड़के और लड़कियों के शारीरिक विकास पे मेरे को क्या करनी है? रिसर्च करनी है। तो अब मैं क्या पूरे इंडिया के लड़के और लड़कियों के बारे में रिसर्च कर सकती हूँ क्या? या फिर पूरे है ना क्या बोलते पूरे वर्ल्ड के लड़के और लड़कियों के बारे में रिसर्च कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? अब जो मेरे पूरे वर्ल्ड में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं वो क्या हो गई? वो मेरी पूरी हो गई टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब उन टोटल पॉपुलेशन में से मेरे को कुछ सैंपल निकालने होंगे, कुछ नमूने चूज करने होंगे जिसके ऊपर मैं अपनी रिसर्च कर सकूं, वो होंगे मेरे सैंपल्स। अब नमूने कैसे हो सकते हैं? अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, अभी कोविड आया था, ठीक है, तो कोविड में हमने देखा कि जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि लोगों के अंदर जो वो बीमार हो रहे हैं, जो उनको कोविड हो रही है बीमारी, उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो क्या पूरी दुनिया के लोगों के पास में जा के एक लोगों के पास में जाके सिम्टम्स चेक करे थे क्या? नहीं करे थे ना। कुछ लोगों को अलग से सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, जिसमें कुछ बूढ़े भी होंगे, कुछ है ना जवान भी होंगे, कुछ औरत भी होंगे, कुछ आदमी भी होंगे, कुछ बच्चे भी होंगे। सभी तरीके के लोगों को क्या किया होगा? सिलेक्ट किया होगा और फिर उन पे जांच करी होगी, ठीक है। और फिर जांच करने के बाद में ये निकाला कि भाई कोविड होता है तो लोगों को बुखार आती है, सर्दी जुकाम खांसी होती है, ठीक है, ये मेन सिम्टम्स होते हैं कोविड के, ठीक है। तो अब जब हमारी रिसर्च सही है तो जो हमारा ये रिजल्ट निकला है, जो हमने नमूने पे प्रयोग करके जो हमने रिसर्च का जो हमने रिजल्ट निकाला है, उसको हम पूरी पॉपुलेशन पे भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना। कि भाई अगर हमने पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बजाय हमने सिर्फ 10 लोगों पे ये रिसर्च करी कि कोविड-19 के क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो हमको पता चला सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब कुछ मेन सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारी रिसर्च सही होती है, ठीक है, तो हम वो सिम्टम्स जो है वो ये भी देख सकते हैं कि इन 10 लोगों को ये सिम्टम्स है, मतलब पूरी
देश में जितने भी लोगों को कोविड-19 होगा, जितने भी लोगों को कोविड की बीमारी होगी, उन सभी लोगों के अंदर ये सिम्टम्स जो है वो जरूर होंगे। ठीक है, अगर हमारी रिसर्च सही है तो जो हम सैंपल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं हम उसको पूरी पॉपुलेशन पे भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगर हमारी रिसर्च सही है तब तो जो हमने नमूनों पे रिसर्च करी है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं पूरी पॉपुलेशन पे और पूरी पॉपुलेशन पे उसको लागू कर सकते हैं। अगर हमारी रिसर्च सही नहीं है तो इसका मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है हमारी रिसर्च के अंदर, यानी कि जो सैंपल पे हमने रिसर्च करी है हम उसको पूरी पॉपुलेशन पे नहीं लगा सकते हैं। मतलब जो हमने नमूनों पे रिसर्च करी है उसको हम पूरी पॉपुलेशन पे लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी रिसर्च सही होती है तो सैंपल इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और यही है आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी, जिसको जनरलाइजेबिलिटी भी कहते हैं। जनरलाइजेबिलिटी जो है वो आपका रिसर्च के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें एक सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी और जनरलाइजेबिलिटी ये दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके सेम है। ठीक है, अगली है आपकी इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या कहती है? इट इज द एक्सटेंट to which a study establish a trustworthy causes and effect relationship between a treatment and outcome. Relationship between variables should be correct. अब इसमें क्या बोला है आपका आंतरिक वैधता में क्या बोला है कि आप किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप जो भी वेरिएबल्स का यूज कर रहे हो ना, वो वेरिएबल्स आपके जो दो वेरिएबल्स का यूज कर रहे हो, दो चार जितने भी वेरिएबल्स का यूज कर रहे हो उसके अंदर एक सही रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, सपोज मैंने देखा कि एक पेड़ है, ठीक है, एक प्लांट है, तो प्लांट की ग्रोथ पे सनलाइट का क्या असर होता है? ठीक है, प्लांट की ग्रोथ पे सनलाइट का क्या असर होता है? ये मैं आधा ही सन बना रही हूँ, पूरा नहीं बना रही हूँ। तो ये मेरा है प्लांट, ठीक है, ये मेरा है सन। अब मेरे को ये देखना है कि सनलाइट का क्या असर होता है प्लांट की ग्रोथ पे। ठीक है, तो ये दोनों अगर मैंने वेरिएबल लिए हैं तो ये तो मेरे सही है। हाँ, सनलाइट का असर हो सकता है प्लांट की ग्रोथ पे। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल्स मेरे सही है, मतलब मेरी रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी है। लेकिन अगर मैं ऐसे वेरिएबल्स लूं कि प्लांट की ग्रोथ पे म्यूजिक का कुछ असर होता है या नहीं होता है, तो क्या ये दोनों वेरिएबल सही है? क्या आपको सही लग रहे हैं कि क्या कोई म्यूजिक का यानी कि गाने का कोई असर हो सकता है प्लांट की ग्रोथ पे? नहीं, तो ये दोनों जो मेरी वेरिएबल्स है वो गलत है, यानी कि इनके अंदर कोई भी रिलेशनशिप ही नहीं शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये दोनों मेरे जो वेरिएबल्स है वो गलत है, यानी कि मेरे रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी यही कहना चाहती है कि आप अपने रिसर्च के अंदर जिन भी वेरिएबल्स का यूज कर रहे हो वो वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए और एक सही रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाले होने चाहिए। ठीक है, यही कहती है आपकी इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है, तो ये 6 तरीके की थी आपकी वैलिडिटी। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो। सबसे पहले हमने देखा फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या कहती है? जो आप कर रहे हो अपनी रिसर्च में और जो आप करना चाहते हो एक्चुअल में, दोनों जो है सेम होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, अगला है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके लिए आपने जो भी प्लानिंग करी है वो एकदम सटीक होनी चाहिए। ठीक है, अगला है आपका कंटेंट वैलिडिटी कि जो आपने प्लानिंग करी है, अब आप उस प्लान को, उस रचना को आप जब एग्जीक्यूट करोगे, उसको जब आप उस प्लान को लागू करोगे तो वो एग्जीक्यूशन एकदम सटीक होना चाहिए, उस प्लानिंग के बराबर होना चाहिए। जैसे आपने प्लानिंग करी है वैसा ही आपका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अगला देखा हमने क्राइटेरियन वैलिडिटी। ये क्या कहता है कि आप जिन भी चीजों का यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च में वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। ठीक है, एकदम सही होने चाहिए। फिर अगला देखा हमने एक्सटर्नल वैलिडिटी कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो आपके सैंपल जो है वो आपकी पॉपुलेशन से इक्वल होने चाहिए, यानी कि आपके नमूने जो हैं वो आपकी पूरी पॉपुलेशन से बराबर होने चाहिए। अगर आपकी रिसर्च जो है वो सही होगी तब तो आपका जो नमूने हैं वो आपकी पूरी पॉपुलेशन से बराबर होंगे। अगर रिसर्च गलत होती है तब आपके जो सैंपल है, आपके जो नमूने हैं वो पूरी पॉपुलेशन के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और सैंपल क्या होते हैं, नमूने क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और पॉपुलेशन क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि पूरी पॉपुलेशन जो है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना, जिसके बारे में आप रिसर्च करने वाले हो, ठीक है, वो तो होती है आपकी पॉपुलेशन। लेकिन क्योंकि पूरी पॉपुलेशन पे हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो हम कुछ नमूनों को चूज करते हैं, कुछ सैंपल्स को चूज करते हैं और फिर उन सैंपल के ऊपर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी कि आपका सैंपल जो है वो आपकी पॉपुलेशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और अगली है आपकी इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या कहती है
कि आप जिन भी वेरिएबल्स का यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च के अंदर, दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जो है वो सही होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि प्लांट की ग्रोथ और सनलाइट, क्या सनलाइट का असर क्या पड़ रहा है प्लांट की ग्रोथ पे, तो ये दोनों वेरिएबल्स तो सही है, ठीक है। सनलाइट का असर जो है वो पड़ सकता है प्लांट की ग्रोथ पे, तब तो मेरी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो है मेरी रिसर्च के अंदर, ठीक है, यानी कि मेरी रिसर्च में आंतरिक वैधता है। लेकिन अगर मैं ये वेरिएबल चूज करूं कि प्लांट की ग्रोथ पे म्यूजिक का क्या असर पड़ रहा है, गाने का क्या असर पड़ रहा है, तो ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो गलत है, यानी कि मेरी रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता नहीं है, ठीक है। तो ये 6 तरीके की हमने वैलिडिटी के बारे में देखा, ठीक है। तो अब अगला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता। आपकी रिसर्च जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि आपकी रिसर्च जो है वो सही होनी चाहिए। अब देखो क्या लिखा है, इसे वैधता के साथ पहचाना जाता है, ठीक है। यह इसी तरह है कि एक दूसरे के साथ अनुसंधान प्रक्रियाओं, उपकरणों और यंत्रों की कितनी पहचान की जाती है। इसके अतिरिक्त सटीकता यह बताती है कि अन्वेषण उपकरणों को सबसे आदर्श तरीके से चुना गया है या नहीं, और अनुसंधान पद्धति परीक्षा के मुद्दे के अनुकूल है या नहीं। यानी कि आप जो भी रिसर्च में कर रहे हो, आप जिस भी चीज का यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च में, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यानी कि जो भी आप सूचना प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी सभी चीजें एकदम सटीक, एकदम सही होनी चाहिए रिसर्च के अंदर, ठीक है। आप किसी भी गलत चीज का यूज ना करो अपनी रिसर्च के अंदर। आप रिसर्च करने के बाद में लास्ट में जब आप रिसर्च की रिपोर्ट बनाओगे ना, तो वो रिपोर्ट भी आपकी एकदम सही सटीक होनी चाहिए। आप उसके अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो सारा लिखा हुआ मटेरियल भी आपका सही होना चाहिए, उसमें आपकी किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो रिसर्च की रिपोर्ट, तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आपकी मात्राओं की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हो या जो भी चीज का आप यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च के अंदर, सब कुछ एकदम सही और सटीक होना चाहिए, ठीक है। यही कहती है आपकी एक्यूरेसी, मतलब करेक्ट होनी चाहिए आपकी रिसर्च जो है वो सही होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर्स, यानी कि किसी भी तरीके की एरर्स, यानी कि कोई भी तरीके की गलतियां नहीं होनी चाहिए आपकी रिसर्च के अंदर, ठीक है। अगला है आपका क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, कि आपकी रिसर्च में विश्वसनीयता होनी चाहिए। आपकी रिसर्च जो है वो विश्वास के पात्र होनी चाहिए। अब कैसे विश्वसनीयता हम मेंटेन करेंगे रिसर्च के अंदर? क्रेडिबिलिटी का मतलब है यूजेस ऑफ बेस्ट रिसोर्सेज। आप अगर अपनी रिसर्च के अंदर बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करोगे, एकदम सही रिसोर्सेज का यूज करोगे, तब आपकी रिसर्च जो है वो भी सही तरीके से पूरी होगी, ठीक है। और अगर रिसर्च सही तरीके से पूरी होगी तो इसका मतलब आपकी रिसर्च जो है वो विश्वास के पात्र भी होगी, ठीक है। तो आपको अपनी रिसर्च में बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करना है, ठीक है। यही होता है आपका क्रेडिबिलिटी। अब रिसोर्सेज होते हैं आपके 2 तरीके के। आपका एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो अब प्राइमरी डेटा को सबसे सही डेटा माना जाता है, यानी कि सबसे सही रिसोर्स माना जाता है। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होता क्या है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप खुद अपनी रिसर्च के लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है। एक ऐसा डेटा जिसको आपने खुद ने अपनी रिसर्च के लिए खोज करी है जिसकी, वो होता है आपका प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर देयर ओन रिसर्च, यानी कि किसी और ने अपनी रिसर्च के लिए कोई डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है, लेकिन आपको अपनी रिसर्च में उस डेटा की जरूरत पड़ी तो आपने उस डेटा को वहां से उठा के और अपनी रिसर्च में लिख दिया। ये होता है आपका सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब अगर मैं प्राइमरी डेटा का एग्जांपल लूं तो जैसे कि इंटरव्यू हो गया, ठीक है, सर्वे हो गया। अब अगर आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो उसमें आप क्या करोगे? इंटरव्यू का यूज करोगे। इंटरव्यू कैसे करोगे? आपको अगर देखना है कि बॉयज और गर्ल्स की फिजिकल ग्रोथ के बारे में देखना है तो आप खुद जाओगे बॉयज और गर्ल्स के पास में और उनसे आप क्या करोगे? इंटरव्यू करके उनसे सवाल पूछोगे, ठीक है। तो आप खुद जाके अपनी रिसर्च के लिए आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये होता है आपका प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा में क्या आता है? आती है आपकी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, ठीक है। जैसे मैगजीन में किसी चीज के बारे में कोई आर्टिकल छपा है या फिर न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल छपा है, तो आपने वहां से कोई आर्टिकल उठा के अपनी रिसर्च में लिख लिया, ठीक है। वो आर्टिकल आपने खुद ने खोज नहीं करी थी उसकी, आपने खुद ने वो जो डेटा है वो खुद ने फाइंड आउट नहीं किया था, उस मैगजीन वाले ने वो फाइंड आउट किया था अपनी मैगजीन में लगाने के लिए, है ना। यानी कि उसके काम के लिए उसने फाइंड आउट किया था, लेकिन आपने उसको अपनी रिसर्च में यूज कर लिया, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा को सबसे सही रिसोर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि प्राइमरी डेटा आप खुद जाके वन हैंड डेटा होता है जिसको आप खुद जाके और फिर अपनी रिसर्च के लिए ढूंढते हो, ठीक है। तो जो डेटा आप खुद जाके अपनी रिसर्च के लिए आप खुद ढूंढोगे तो उसको तो सही माना जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो वो डेटा तो आप सही कलेक्ट करोगे, आप गलत क्यों कलेक्ट करोगे, है ना। तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो आपका बेस्ट रिसोर्स माना जाता है। इसलिए बोलते हैं कि आप जब भी रिसर्च कर रहे हो तो ये कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी डेटा को चूज करो, ना कि सेकेंडरी डेटा को, यानी कि प्राइमरी डेटा का यूज करो, ना कि सेकेंडरी डेटा का, ठीक है। लेकिन कुछ रिसर्च ऐसी होती है जिसमें हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसमें हमको सेकेंडरी डेटा लेना ही पड़ता है। तो सेकेंडरी डेटा कोई गलत नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक हमको प्राइमरी डेटा ही चूज करना चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी यही कहती है कि बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करो अपनी रिसर्च के अंदर। और बेस्ट रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, जिसमें प्राइमरी डेटा को क्या बताया है, सबसे सही रिसोर्स बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि सामान्यीकरण, ठीक है। अब मैंने आपको एक्सटर्नल वैलिडिटी में बताया था कि एक्सटर्नल वैलिडिटी को जनरलाइजेबिलिटी भी कहते हैं। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि आपका सैंपल जो है वो आपकी पॉपुलेशन के बराबर होगा, ठीक है। आप जो भी सैंपल यूज कर रहे हो, जिस भी नमूने को यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च को करने के लिए, वो आपके जो नमूने हैं वो आपकी पॉपुलेशन के बराबर होंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी दोनों सेम है, ठीक है। अगला है आपका एम्पिरिकल रिसर्च, यानी कि अनुभवजन्य शोध। अब एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च, ठीक है। ऐसे रिसर्च जो कि आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, आपके अनुभवों पे बेस्ड हो। अब आप जब भी रिसर्च करोगे तो आप रिसर्च में कुछ भी तो नहीं कर सकते हो कि आपने कहीं से कुछ सुना और उसकी सुनी हुई बात आपने लिख दी, या फिर आपने कहीं से कुछ पढ़ा और वो पढ़ी हुई बात आपने रिसर्च में लिख दी। आपकी रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। आप जो कुछ भी लिख रहे हो अपनी रिसर्च के अंदर, वो पहले आपने उसको क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसका अनुभव किया है, आपने अच्छे से डेटा को कलेक्ट किया है ना, और उन अनुभवों के आधार पे आप अपनी रिसर्च करोगे। तो यही कहा है एम्पिरिकल रिसर्च में कि आपकी रिसर्च जो है वो एम्पिरिकल होनी चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, आपके अनुभवों के आधार पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से कुछ भी सुना और कुछ भी सुनी हुई बात, उड़ती उड़ती खबर आपने आई और आपने लिख दी उसको, ऐसे नहीं करना है। आप खुद जाके रिसर्च करोगे, उसको अच्छे से है ना डेटा कलेक्ट करोगे, उसको अच्छे से प्रूव करोगे, और फिर जो भी साइंटिफिक रिजल्ट निकलता है उसको अपनी रिसर्च में रीयूज करोगे, ठीक है। तो यानी कि आपकी रिसर्च जो है वो आपकी अनुभव पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सिस्टमैटिक, यानी कि सुनियोजित। आपकी रिसर्च जो है वो सुनियोजित होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। अब सिस्टमैटिक का क्या मतलब है? रिसर्च जो है वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अब रिसर्च को करने के लिए 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च को करने के लिए। अब रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक तरीका है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी रिसर्च जो है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। तो साइंटिफिक रिसर्च को हम ऐसे ही तो नहीं कर सकते कि आज हमारा मन हुआ तो हमने ये कर दिया, कल हमारा मन कुछ और हुआ तो हमने कुछ और लिख दिया, ठीक है। ऐसे तो नहीं कर सकते ना। हमको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीजों को अच्छे से साइंटिफिकली करना पड़ेगा, है ना। तो सिस्टमैटिक आपकी जो है वो आपकी रिसर्च होनी चाहिए। अब सिस्टमैटिक कैसे होनी चाहिए? आपकी रिसर्च में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका रिसर्च की प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हो आप? सबसे पहले रिसर्च में जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करने वाले हो, उस टॉपिक को आप ढूंढोगे, ठीक है। उसके बारे में आप उस पर लिटरेचर रिव्यू करोगे। फिर थर्ड स्टेप होता है कि आप हाइपोथेसिस बनाते हो। फोर्थ स्टेप होता है कि आप रिसर्च की डिजाइन बनाते हो, यानी कि पूरी रिसर्च आप कैसे करने वाले हो उसकी प्लानिंग करते हो, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप में आप क्या करते हो? डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप में क्या करते हो? आप रिसर्च को एनालाइज करते हो कि आपने जो रिसर्च बनाई है उसमें जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको टेस्ट करोगे सिक्स्थ वाले स्टेप में, ठीक है। और फिर जो भी अगर आपकी रिसर्च में कुछ भी एरर्स हैं तो उन एरर्स को आप क्लियर करोगे, ठीक है। और फिर 7th स्टेप और लास्ट स्टेप होता है आपका, जिसमें आप रिसर्च की रिपोर्ट बना के तैयार करते हो। तो ये 7 स्टेप होते हैं आपकी रिसर्च को करने के। इन सातों ही स्टेप्स को हम आगे धीरे धीरे डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिस्टमैटिक रिसर्च में मैं इसलिए बता रही हूँ कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, यानी कि आप प्रॉब्लम से शुरू करोगे अपनी रिसर्च को और धीरे धीरे एक एक स्टेप को पूरा करते करते आप रिसर्च की रिपोर्ट तक कंप्लीट करोगे। इसलिए कहा है कि आपकी रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि आपकी रिसर्च जो है उसमें कंट्रोल्ड फैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि नियंत्रित कारक आपकी रिसर्च के अंदर होने चाहिए। अब कंट्रोल्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? सम वेरिएबल्स शुड बी कंट्रोल्ड और कांस्टेंट। आपके रिसर्च में कुछ वेरिएबल्स कंट्रोल होने चाहिए, कुछ वेरिएबल्स जो है वो नियंत्रित होने चाहिए। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, मेरे को रिसर्च करनी है कोई 2 प्लांट्स के ऊपर,
ठीक है, 2 तरीके के ये प्लांट्स है, ये पहला है और ये दूसरा है। अब मेरे को रिसर्च करनी है इन दोनों प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, मेरे को ये देखना है कि दोनों प्लांट्स में से कौन सा प्लांट जो है वो सबसे पहले उगता है। ठीक है, सपोज मेरे को ये रिसर्च करनी है, तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों ही प्लांट्स को जो भी मैं चीजें प्रोवाइड करूंगी ना अपनी रिसर्च को करने के लिए, वो क्या होगी, मेरी कंट्रोल्ड होगी। अब कंट्रोल्ड कैसे होगी, मैं इस प्लांट को जो भी पानी दे रही हूँ, इन दोनों ही प्लांट को जो भी पानी दूंगी वो सेम पानी दूंगी। ऐसे नहीं है कि एक प्लांट को मैं कोई दूसरा पानी दे रही हूँ, दूसरे प्लांट को कोई दूसरा पानी दे रही हूँ, है ना। एक को तो अच्छा पानी दे रही हूँ, दूसरे प्लांट को गंदा पानी दे रही हूँ। अगर मैं अलग अलग चीजें दूंगी दोनों प्लांट को, तो मेरे को पता कैसे चलेगा, है ना, कि भाई कौन सा प्लांट जो है वो जल्दी होगा, कौन सा जल्दी नहीं होगा। मेरा रिसर्च में जो मेरा रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। तो इसलिए मैं दोनों ही प्लांट्स को सही जो भी रिसोर्सेज दूंगी, दोनों ही प्लांट्स को वो एकदम सेम दूंगी। जैसे मैं अगर पानी की बात करूं तो पानी दोनों ही प्लांट्स को सेम दूंगी। ठीक है, अगर मैं सनलाइट की बात करूं तो मैं दोनों ही प्लांट्स को सेम जगह पे रखूंगी जहां पे सेम सनलाइट पड़ेगी दोनों के ऊपर। ठीक है, अगर मैं खाद की बात करूं तो मैं दोनों ही प्लांट्स को सेम तरीके की मैन्योर दूंगी, यानी कि सेम तरीके की खाद प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, ताकि सब चीजें सेम होगी दोनों के बीच में, दोनों ही प्लांट्स के बीच में सारी चीजें सेम होंगी। तो फिर जब दोनों ही प्लांट में से कोई भी एक प्लांट अगर जल्दी उगेगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि अच्छा ये प्लांट जो है वो जल्दी उगा है और इस प्लांट को उगने में, ग्रो होने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर मैं दोनों ही प्लांट में से सपोज एक प्लांट को छाया में रख दूंगी और इस वाले प्लांट को मैं जहाँ पे सन की लाइट अच्छी पड़ेगी वहां पे रख दूंगी, और फिर ये वाला प्लांट जल्दी उग जाएगा। ठीक है, सपोज इससे ये वाला प्लांट जल्दी ग्रो हो गया, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये वाला प्लांट जो है वो ग्रो हुआ तो है, लेकिन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसको तो छाया में रखा है। तो हो सकता है ये छाया की वजह से जल्दी नहीं उगा हो, है ना, या फिर इसको मैंने धूप में रखा है तो हो सकता है ये धूप की वजह से जल्दी उग गया हो। ठीक है, तो इसलिए मेरे को कंट्रोल्ड फैक्टर्स की जरूरत होती है अपनी रिसर्च के अंदर, कि जो भी मैं रिसर्च करूं उसमें मेरे कुछ फैक्टर्स है वो कंट्रोल होने चाहिए। अब जैसे दोनों ही प्लांट्स को मैं क्या करूंगी, सेम तरीके के खाद दूंगी, सेम तरीके का पानी दूंगी, सेम तरीके का इन्वायरमेंट दूंगी। ठीक है, उसके बाद में मैं इन दोनों पर रिसर्च करूंगी, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि दोनों में से पहले कौन सा उगा है। ठीक है, तो इसलिए मेरी रिसर्च में कुछ फैक्टर्स जो है वो कंट्रोल होने चाहिए। ठीक है, अगला है आपका साइक्लिकल रिसर्च, यानी कि चक्रीय। अब चक्रीय का क्या मतलब है, साइक्लिकल रिसर्च है कि रिसर्च इज अ रेपिटेटिव प्रोसीजर सिंस इट बिगिंस विद एन इशू एंड फिनिश विद एन इशू। यानी कि साइक्लिकल रिसर्च जो है वो आपकी होती है, आपकी रिसर्च जो है वो आपकी चक्रीय होती है, यानी कि साइक्लिकल होती है। अब साइक्लिकल क्यों होती है, शोध एक पुनरावर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि यह एक विवादास्पद विषय के साथ शुरू होती है और एक विवादास्पद विषय के साथ ही खत्म होती है। यानी कि आपकी रिसर्च जो है वो एक प्रॉब्लम से शुरू होगी, ठीक है, और किसी प्रॉब्लम पे ही खत्म होगी। अब प्रॉब्लम से कैसे शुरू होगी, मेरे को किसी चीज के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने आपको रिसर्च के स्टेप में भी बताया था कि सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को फाइंड आउट करूंगी। अब मेरे को किसी चीज में प्रॉब्लम होगी तभी तो मैं उस पर रिसर्च करूंगी ना। अगर मेरे को किसी चीज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही, कोई समस्या ही नहीं दिख रही, तो मैं फिर रिसर्च क्यों करूंगी, है ना। तो मैं प्रॉब्लम से शुरू करूंगी अपनी रिसर्च को, और रिसर्च करने के बाद में जो मेरा रिजल्ट निकलता है उसमें भी कोई दूसरा आदमी जब उसी टॉपिक पर रिसर्च करेगा तो वो उसमें भी फिर अपनी प्रॉब्लम ढूंढेगा, है ना। तो इसलिए कहा है कि रिसर्च जो है वो आपकी प्रॉब्लम से शुरू होती है, प्रॉब्लम पे ही खत्म होती है। जैसे मैं अगर फोन का एग्जांपल लूं तो फोन जिसने फोन का कोई भी मॉडल बनाया, उस मॉडल में उसने अपने अकॉर्डिंग जो भी फीचर्स डाले वो उसने डाल दिए। ठीक है, अब मेरे को अगर फोन पे रिसर्च करनी है तो मैं क्या करूंगी, उस फोन में से पहले एक प्रॉब्लम ढूंढूंगी कि इस फोन में प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर मैं रिसर्च करूं। अगर फोन में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम परफेक्ट, एकदम सही अच्छा फोन है, तो फिर मैं रिसर्च किस चीज के ऊपर करूंगी, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करूंगी। तो अब मेरे को प्रॉब्लम मिल गई कि इस फोन में स्टोरेज कम है, ठीक है, और इस फोन में जो कैमरा है वो भी कम मेगापिक्सल का है, ये मेरे को प्रॉब्लम मिल गई। अब मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर क्या करूंगी, रिसर्च करूंगी। रिसर्च करने के बाद में मैंने एक नया फोन बनाया जिसमें स्टोरेज भी अच्छा है और उसमें कैमरा भी अच्छा है, ठीक है। अब सपोज किसी दूसरे आदमी ने उस सेम फोन के ऊपर रिसर्च करी, ठीक है, कि अब मेरे को इस फोन से भी अच्छा फोन बनाना है, तो वो क्या करेगा, अब उस फोन पे रिसर्च करेगा, और अब वो क्या करेगा, उस फोन पे खुद की प्रॉब्लम ढूंढेगा। ठीक है, अब वो खुद की प्रॉब्लम कुछ भी ढूंढ सकता है कि इस फोन का जो डिस्प्ले है वो अच्छा नहीं है, या फिर इस फोन की जो बॉडी है वो अच्छी नहीं है, लुकिंग जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉब्लम ढूंढेगा। तो मैंने तो मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेरा सोल्यूशन बना दिया था, लेकिन अब जो दूसरा आदमी आया उसने अपनी प्रॉब्लम ढूंढी उसके अंदर, फिर उसने अपनी रिसर्च करी और उसका रिजल्ट देगा। फिर कोई तीसरा आएगा, वो उसके रिजल्ट में अपनी प्रॉब्लम ढूंढेगा,
है ना। तो इसलिए कहा है कि आपकी रिसर्च जो है वो साइक्लिकल होती है, चक्रीय होती है। क्यों चक्रीय होती है? अब प्रॉब्लम से प्रॉब्लम तक आई, फिर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम तक आई, घूमती जा रही है ना प्रॉब्लम में। तो इसलिए आपकी रिसर्च जो है वो प्रॉब्लम से शुरू होती है, ठीक है, प्रॉब्लम पे ही खत्म होती है। इसलिए आपकी रिसर्च जो है वो चक्रीय होती है, ठीक है। अगला है आपका लॉजिकल, यानी कि तार्किक। आपकी रिसर्च जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए। कथन महान शोध सुसंगत है, यह दर्शाता है कि परीक्षा समझदार विचार मानकों द्वारा निर्देशित है। शोध में सूचीबद्धता और निष्कर्ष अविश्वसनीय प्रोत्साहन है। इसका मतलब क्या बोला है? लॉजिकल का मतलब क्या बोला है? स्टेटमेंट ग्रेट रिसर्च इज कोहेरेंट इन फर्स्ट द एग्जामिनेशन इज गाइडेड बाय standards of sensible thinking, enlistment and conclusion are of incredible incentives in research। मतलब आपकी रिसर्च जो है वो रीजंस पे बेस्ड होनी चाहिए, आपकी रिसर्च में तर्क वितर्क होने चाहिए, ठीक है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते रिसर्च के अंदर, क्योंकि आपकी रिसर्च जो है वो साइंटिफिक होती है, ठीक है। तो आप जो भी कुछ करोगे अपनी रिसर्च में, उस पर आप पूरा तर्क वितर्क करोगे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आप सब जगह तर्क वितर्क लगाओगे, अपनी रिसर्च की हाइपोथेसिस बनाओगे, उसको फिर प्रूव करोगे, और सारी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद में फिर आप अपना रिजल्ट जो है वो कंक्लूड करोगे। तो इसलिए आपकी रिसर्च जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए, यानी कि तर्क वितर्क पे बेस्ड होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, ठीक है। फिर है लास्ट आपका रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल क्या होता है? रिपीटेबल। रेप्लिकेबल का हिंदी में है प्रतिकृति योग्य, ठीक है। अब रेप्लिकेबल और रिलायबिलिटी, ये दोनों मैंने आपको बताए थे। रिलायबल क्या है कि आप अपनी रिसर्च का क्या कर रहे हो, सेम रिसर्च को सेम तरीके से वापस से कर रहे हो, ठीक है, और वापस से करने के बाद में उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी सेम आ रहा है, इसका मतलब आपकी रिसर्च जो है वो सही है, ठीक है। लेकिन रेप्लिकेबल क्या होती है? आपकी रिसर्च जो है वो रिपीटेबल होनी चाहिए। रिपीटेबल कैसे होगी? मैंने कोई रिसर्च करी, ठीक है, अब कोई दूसरा आदमी आया, उसने मेरी ही सेम रिसर्च करी लेकिन किसी दूसरे तरीके से, ठीक है। मैंने जिस तरीके से रिसर्च करी थी उसने उस तरीके से नहीं करी, किसी दूसरे तरीके से, लेकिन मेरी सेम रिसर्च को करा, ठीक है। मेथड कोई दूसरा अपनाया लेकिन रिसर्च मेरी वाली सेम ही थी, ठीक है। अब किसी दूसरे तरीके से उसने मेरी सेम रिसर्च करी, लेकिन फिर उसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया? जो मेरी रिसर्च थी उसके समान आया। यानी कि अब इससे ये पता चला कि मेरी रिसर्च जो थी वो सही थी। चाहे मेरी रिसर्च को आप कितने भी अलग अलग 10 तरीकों को लगा के अलग अलग तरीके से मेरी रिसर्च को आप प्रूव करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। इसका मतलब आपकी रिसर्च जो है वो रेप्लिकेबल है, रिपीटेबल है, आपकी रिसर्च जो है वो सही है। लेकिन अगर किसी दूसरे तरीके से मैं मेरी रिसर्च को कर रही हूँ और रिजल्ट अगर कुछ और आता है, इसका मतलब मेरी रिसर्च जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी में हमने क्या देखा था कि मेरी रिसर्च को जिस तरीके से मैंने किया है और उसका जो रिजल्ट निकला है, कोई दूसरा आदमी आएगा वो मेरी सेम रिसर्च को सेम मेथड से करेगा और उसका रिजल्ट अगर वो सेम आता है, इसका मतलब मेरी रिसर्च क्या है? रिलायबल है, यानी कि विश्वसनीय है, ठीक है। लेकिन रेप्लिकेबल में क्या है? सेम रिसर्च होगी लेकिन अलग मेथड के थ्रू, ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? दोनों का सेम आना चाहिए, तभी मेरी रिसर्च जो है वो क्या होगी? रेप्लिकेबल होगी, रिपीटेबल होगी, ठीक है। तो ये 12 थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं 12 का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था ऑब्जेक्टिविटी, कि आपकी रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। आपकी रिसर्च में कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखी थी ये रिलायबिलिटी, कि आपकी रिसर्च जो है वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। अगला हमने देखा था वैलिडिटी, कि आपकी रिसर्च जो है वो वैध होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। उस वैलिडिटी में हमने 6 टाइप्स देखे थे, फेस वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फिर हमने अगला देखा था कंटेंट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी, फिर हमने देखा था एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी को जनरलाइजेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। अगला हमने देखा था एक्यूरेसी, यानी कि आपकी रिसर्च में सटीकता होनी चाहिए, आपकी रिसर्च जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। फिर हमने देखा था क्रेडिबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता, आपकी रिसर्च जो है वो विश्वसनीय होनी चाहिए। और विश्वसनीय कब होगी? जब आप अपनी रिसर्च में सही रिसोर्सेज का यूज करोगे, ठीक है। फिर अगली है आपकी जनरलाइजेबिलिटी, कि आपका सैंपल जो है वो आपकी पॉपुलेशन के बराबर होना चाहिए, जो हमने एक्सटर्नल वैलिडिटी में करा था वो सेम वाली, ठीक है। फिर अगली हमने देखी थी एम्पिरिकल रिसर्च, कि आपकी रिसर्च जो है वो अनुभवजन्य शोध, यानी कि आपकी रिसर्च जो है वो एक्सपीरियंस पे बेस होनी चाहिए, आपके अनुभव के आधार पे होनी चाहिए। आपने कहीं से कुछ सुनी हुई बातें, लिखी हुई बातें आप नहीं लिख सकते अपनी रिसर्च में, ठीक है। अगली हमने देखी थी सिस्टमैटिक, कि रिसर्च के 7 स्टेप होते हैं और रिसर्च जो है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए,
फिर हमने देखी थी कंट्रोल फैक्टर्स, यानी कि नियंत्रित कारक, कि रिसर्च में कुछ कंट्रोल फैक्टर्स होने चाहिए, नियंत्रित कारक होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए? अगर कंट्रोल फैक्टर्स होंगे तो हम जिस भी वेरिएबल पे रिसर्च कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो सही निकलेगा। ठीक है, अगली हमने देखी थी साइक्लिकल, कि आपकी रिसर्च जो है वो चक्रीय होती है, साइक्लिकल होती है। क्यों साइक्लिकल होती है? क्योंकि ये प्रॉब्लम पे शुरू होती है, वो प्रॉब्लम पे ही खत्म होती है। ठीक है, फिर हमने देखा था लॉजिकल, लॉजिकल मतलब तार्किक। आपकी रिसर्च जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए, यानी कि लॉजिक्स पे बेस्ड होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। आप जो भी कुछ कर रहे हो अपनी रिसर्च में उसमें तर्क वितर्क का प्रयोग करोगे कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जाके पहले रिसर्च करूँ उसके बारे में। ठीक है, अगर मैं इस डेटा का यूज कर रहा हूँ तो इसका ही क्यों यूज कर रहा हूँ, उसका यूज क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो तर्क वितर्क पे बेस्ड होनी चाहिए आपकी रिसर्च। और फिर हमने देखा था रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल मतलब प्रकृति योग्य, कि आपकी रिसर्च जो है वो रिपीटेबल होनी चाहिए। आप अपनी सेम रिसर्च को चाहे कितने भी अलग अलग तरीकों से करके देख लो, लेकिन आपका रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपकी रिसर्च जो है वो सही है, आपकी रिसर्च जो है वो रेप्लिकेबल है। ठीक है, तो ये 12 कैरेक्टरिस्टिक्स देके हमने आज के क्लास में, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।